मिस्टर कपूर कुछ कहते इससे पहले मिस्टर खुराना का फ़ोन बजा। उन्होंने कुछ देर बात की और फिर अचानक गुस्से में अपने फ़ोन को सामने की दीवार पर जोर से मार दिया और जल्दी से टीवी ऑन करके देखा तो सभी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कुछ घंटे में मार्केट में उनकी कंपनी के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे थे और यहाँ तक कि ट्रेंडिंग में एक न्यूज़ भी चल रही थी। भोपाल का फेमस कपूर परिवार, मुंबई की फेमस खुराना और खन्ना परिवार अचानक से हुआ दिवालिया। यहाँ तक कि बैंक के लोन को चुकाने के लिए तीनों परिवार को ही अपना सब कुछ बेचना पड़ा, लेकिन फिर भी लोन चुका नहीं पाए। अभी भी उन पर 150 करोड़ का खर्चा है। ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जो कि अभी तो बिल्कुल झूठ थी, लेकिन कब सच हो जाए इसका कोई पता नहीं था। फिलहाल तो ये अफवाह थी, इसलिए किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मिस्टर खुराना मिस्टर कपूर को समझाने की कोशिश करने लगे। मिस्टर कपूर कुछ दिन रुक गए क्योंकि अन्वी के पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते वो अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वो सारी बातें उन्हें बता देंगे और ये भी बता देंगे कि उनकी बेटी की कोई गलती नहीं है और जिसकी गलती है उसे वो क्या सज़ा देना चाहते हैं वो आराम से दे सकते हैं। इसके लिए वो उन्हें कभी भी दोषी नहीं मानेंगे। ऐसे ही मिस्टर कपूर को समझाते समझाते 2 दिन बीते, लेकिन 2 दिनों में सब कुछ बदल गया। मिस्टर खुराना इस वक्त सोफे पर बैठे हुए अपने माथे पर हाथ रखे हुए थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिन से वो ठीक से सोए, और सोते भी कैसे। 2 दिन के अंदर किसी ने उनकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। धीरे धीरे वो न्यूज़ जो झूठी बताई जा रही थी अब वो सच हो रही थी। मात्र 2 दिन के अंदर खुराना, खन्ना और कपूर परिवार की ऐसी हालत हो गए थे कि उन्हें खाने को भी लाले पड़ गए थे। इन 2 दिनों के अंदर किसी ने उन तीनों की प्रॉपर्टी को अपने अंदर कर लिया था और यहाँ तक कि उनके रहने के लिए भी कोई जगह नहीं बची थी। उनका शानदार मैंसन का मालिक कोई और हो गया था। कैसे हुआ ये सब किसी को नहीं पता था। किसने किया ये भी एक सवाल था, और क्यों किया ये तो सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन तीनों परिवार की बर्बादी हुई थी। लेकिन इस सब में अच्छी बात ये थी कि अन्वी के मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उनका इलाज भी कोई करवा रहा था और यहाँ तक कि अचानक से अन्वी की मम्मी के अकाउंट में किसी ने 1 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए थे। ये किसने किए थे ये उनके लिए सबसे बड़ा सवाल था। आखिर इस कलयुग की दुनिया में कौन इतना बड़ा दानी है जिसने उन दोनों पर इतना बड़ा एहसान किया था। वहीं तीनों कंपनी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और अचानक से लॉस हो जाने पर सभी इन्वेस्टर पीछे हट गए थे और अपना पैसा मांग रहे थे, जिसके लिए तीनों कंपनी के मालिक ने बैंक से लोन लिया था। लेकिन बैंक का लोन न चुकाने के कारण उन तीनों ने ही अपना शानदार मैंसन बेच दिया और अब तीनों मैंसन का मालिक सिर्फ एक आदमी था। उनकी हालत की भी जिम्मेदार सिर्फ एक ही आदमी था, जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तीनों की ऐसी हालत हो गई थी कि कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि एक कंपनी ने मिस्टर खुराना की मदद करने की कोशिश की थी और अगले ही दिन उन्हें किसी ने वार्निंग दे दी थी। और यहाँ तक कि सिर्फ वार्निंग ही नहीं, उन्हें उसका ट्रेलर भी करके दिखाया था। सिर्फ कुछ घंटों में मार्केट में उनके शेयर्स गिरने लगे थे। अब कोई भी इंसान अपना नुकसान करवा कर किसी का फ़ायदा नहीं करवाना चाहता। वो तुरंत ही पीछे हट गए और उनके पीछे हटते ही उनके साथ सब कुछ सही हो गया। मार्केट में उनके शेयर्स बढ़ गए। सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए थे कि इन तीनों को बर्बाद करने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी है जो इन तीनों से ही गुस्सा है और इन्हें बर्बाद करना चाहता है, और उसने इन तीनों को ही एक साथ बर्बाद कर दिया था। समर, सार्थक, साहिल, हमेशा कॉलेज में अपनी दोस्त जमाने वाले, सबको अपना नौकर समझने वाले, तीनों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। तीनों इस वक्त अपनी फ्रेंड विक्की के साथ रह रहे थे, अपना मुंह छुपाने के लिए, क्योंकि तीनों को ही डर था कि उन्हें पुलिस पकड़ कर ना ले जाए। क्योंकि पहले तो उन तीनों को कोई डर नहीं था क्योंकि उनके पापा संभालने वाले थे, लेकिन अब उन तीनों के पापा की ही ऐसी हालत थी कि वो खुद को ही नहीं संभाल सकते थे। यहाँ तक कि खुद का पेट भरने के लिए भी लाले पड़ गए थे। अपने बच्चों को क्या संभालते।
हमेशा मेकअप में ढकी महिमा, जिसका समर को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ था, आज खाने का एक एक कौर भी उन्हें नसीब में नहीं था। वहीं अस्वद पूरी कोशिश कर रहा था खनक को पहले जैसा करने की। इसके लिए उसने उसे डॉक्टर को भी दिखाया था और उन्होंने बताया था कि खनक को गहरा सदमा लगा है, जिससे उभरने के लिए उसे टाइम लगेगा। और वैसे भी बात जब अपनी बेस्ट फ्रेंड की हो तो खनक का भी यही हाल था। वो उस बात से उभर नहीं पा रही थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना सब कुछ हुआ और आज वो उसके साथ नहीं है। ये चीज़ उसे अंदर से ही तोड़ रही थी। ना वो ठीक से खाना खा रही थी और ना ही ठीक से सो पा रही थी। बस दिन रात उसकी आंखों से आंसू बहना। अस्वद अपने गुस्से को कंट्रोल करके पूरी कोशिश कर रहा था कनक को पहले की तरह नॉर्मल करने की, और इसके लिए वो उसे बाहर भी ले जाना चाहता था, लेकिन कनक ने उसे साफ मना कर दिया था। शायद एक डर उसके अंदर बैठ गया था। फिलहाल अस्वद ने भी अपने दिल को समझाया और वो कुछ दिनों के लिए उसके हाल पर उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तो वो बहुत कम ही अपने कमरे में जाता था, क्योंकि जब भी खनक उसके सामने रोती थी उसे बहुत गुस्सा आता था और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसलिए कुछ दिनों के लिए उसने उससे दूरी बना ली थी। ऐसा करते करते करीब एक हफ्ता बीत गया था। विक्की के परिवार वाले हमेशा विक्की से कहते कि वो इन दोनों को घर से बाहर निकाले, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी तरह उनके बेटे और उनकी भी हालत हो जाए। लेकिन विक्की उन्हें मना कर देता था। लेकिन धीरे धीरे वो भी उन तीनों से ऊबने लगा था और उन्हें अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। लेकिन वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों ने एक टाइम पर उसकी बहुत मदद की थी गंदे कामों में। ऐसी बात है कि विक्की को ड्रग की आदत थी और इसके लिए उसके पापा ने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया था। तब इन तीनों ने उसे पैसे दिए थे ड्रग खरीदने के लिए। गोवा चेयर पर एक लड़का आधा लेटा हुआ था, पैरों में हाफ पैंट पहनी हुई शर्ट और जिसके बटन खुले हुए थे, सर पर टोपी और आंखों में गॉगल्स। वो लड़का सामने बीच में घूम रही लड़कियों को देख रहा था, जो बिकनी पहने हुई थी और काफ़ी हॉट एंड सेक्सी थी। लड़के की आंखों में उन लड़कियों के लिए हवस साफ नजर आ रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर कॉल पिक की तो सामने से आवाज़ आई, तू कहाँ है? लड़का अपने सामने घूर रही लड़कियों को देखते मुस्कुराकर बोला, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तुझे पता है मेरे ठीक सामने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं जिन्हें देखकर बस मन कर रहा है। तभी उसकी बात बीच में काटकर दूसरी तरफ से कोई चिल्लाते हुए बोला, तेरा सही है, लेकिन हम लोग सड़क पर आ गए हैं। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है और यहाँ तक कि हमें हमारा घर भी बेचना पड़ गया है। बहुत बुरे हालत हो गए हैं। लड़का मुस्कुराकर बोला, नुकुल यादव के होते हुए टेंशन किस बात की? तुम तीनों यहीं आ जाओ, तुम्हारा खर्चा अच्छे से उठा लूँगा और साथ में मज़े भी करेंगे। इतना बोलकर नुकुल कॉल कट करके सामने लड़कियों को देखने लगा। विक्की का घर। समर सार्थक और साहिल के पास आया और मुस्कुराते बोला, काम बन गया है। नुकुल ने हमें गोवा बुलाया है, अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समर की बात सुनकर सार्थक परेशान होते हुए बोला, अगर हम लोग गोवा चले जाएंगे तो हमारे मम्मी पापा। समर इडियट रोते हुए बोला, अगर तुझे अपने मम्मी पापा की इतनी चिंता है तो उनके साथ जा। वैसे भी उनकी उम्र कितनी बची है, लेकिन हमारी अभी पूरी ज़िंदगी है और मुझे उसे अच्छे से एंजॉय करना है। नफरत से मुस्कुराते हुए, और अभी उस खनक से बदला भी लेना है। गुस्से में दांत पीसते हुए, अगर वो उस दिन अनवी बीच में नहीं आती तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका होता। उसकी जगह वो खनक सुसाइड करती और हमारा बदला भी पूरा हो जाता। लेकिन नहीं, उसे तो मदर टेरेसा बनना था। खुद तो सुसाइड कर ली और हमें फंसा दिया। समर की बात सुनकर सार्थक चिंता करते बोला, उसे जो करना था उसने कर लिया, लेकिन गलती हमारी है। हमें उसके साथ गुस्से में वो सब नहीं करना चाहिए था। गुस्से में समर को देखते हुए, और बोल मत,
शुरुआत तूने की थी। मैं तो बार बार मना कर रहा था कि मत कर, लेकिन तू तो गुस्से की आग में जल रहा था। और आज हम जो भी फंसे हैं तेरे गुस्से के चक्कर में फंसे हैं। तूने गुस्से के चक्कर में मीडिया को सब कुछ सच बता दिया और उससे क्या तूने उखाड़ लिया, बस अपने साथ हम दोनों को भी फंसा दिया। सार्थक की बात सुनकर समर गुस्से में चिल्लाते बोला, तेरे कहने का क्या मतलब है? भूल गया? तेरी मंगेतर को हमारे पूरे प्लान के बारे में पता चल गया था, और अगर वो खनक को बता देती तो। सार्थक भी गुस्से में चिल्लाते बोला, हाँ तो क्या हो जाता अगर वो बता दे तो? कॉलेज से सस्पेंड तो हम लोग वैसे भी नहीं किए जाते, लेकिन अब हम तीनों के पास ही कुछ भी नहीं बचा है, वो भी तेरे चक्कर में। सार्थक की बात सुनकर समर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने सार्थक के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा। सार्थक ही मामले के मामले तैयार नहीं था और वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल सार्थक ने भी गुस्से में समर के मुंह पर जोरदार पंच मार और देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई होने लगी। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। वहीं विक्की और साहिल दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। दोनों ही एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। उसी वक्त मेन गेट पर बेल बजी। विक्की ने एक नज़र उन दोनों को देखा और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस को देखकर वो चौंक गया, लेकिन पुलिस ने उसके किसी भी रिएक्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे एक साइड करके घर के अंदर आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर पाठक कांस्टेबल से बोले, इन दोनों को ले जाकर अंदर बाहर लेकर आओ और इन दोनों को अरेस्ट कर लो। मिस्टर पाठक की बात सुनकर जो लड़ रहे थे अचानक ही दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और दोनों गुस्से से मिस्टर पाठक को देखने लगे, लेकिन मिस्टर पाठक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए मिस्टर पाठक से बोला, अरेस्ट? और किस लिए? मिस्टर पाठक हल्का खतरनाक तरीके से मुस्कुराते बोले, एक लड़की का रेप करने के लिए, उसे सुसाइड के लिए मजबूर करने के लिए। इन सब के लिए मैं तुम तीनों को गिरफ्तार करता हूँ। मिस्टर पाठक की बात सुनकर तीनों की हालत खराब हो गई। दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, लेकिन समर गुस्से में अपने दांत पीसते बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास? और तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मिस्टर पाठक हल्का सा मुस्कुराए और फिर उसके करीब आकर उसके कॉलर को पकड़कर उसके चेहरे पर एक भरपूर पंच मारते बोले, अच्छे से पता है कि तू कौन है, लेकिन तुम मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। गुस्से में कांस्टेबल को देखते हुए, तीनों को अरेस्ट करो और जो कोई नहीं छुड़ाने की कोशिश करे उन्हें भी अरेस्ट कर लो। विक्की, जो उन तीनों को छुड़ाने की सोच रहा था, उसने जैसे ही सुना वो साइड हटते हुए मिस्टर पाठक से बोला, सर जल्दी से इन तीनों को ले जाइए। ये मेरे घर में आकर मुझे धमका रहे थे कि अगर मैंने इन तीनों को अपने घर में नहीं रखा तो ये मुझे मार देंगे। विक्की की बात सुनकर तीनों से गुस्से से उसे देखने लगे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे पता था कि अब ये तीनों उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तीनों ही उसे अपनी जलती निगाहों से देखने लगे, जैसे बोल रहे हो, बेटा तू तो गया। साहिल ने जब देखा कि विक्की उन तीनों को ही फंसा रहा है तो वो गुस्से में मिस्टर पाठक से बोला, अब तो इसे भी अरेस्ट कीजिए, ये ड्रग्स लेता है। साहिल की बात सुनकर विक्की की आंखें डर से बड़ी हो गईं और वो जल्दी से माफ़ी मांगते बोला, सॉरी सर। लेकिन मिस्टर पाठक ने इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने विक्की पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन तीनों को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगे। ये देखकर विक्की की जान में जान आई, वरना उसे तो लगा था कि आज वो भी गया। बाहर आकर कांस्टेबल तीनों को जीप में बिठाने लगे और कुछ ही देर में जीप वहां से फरार हो गई। जीप पुलिस स्टेशन जाने की बजाय मुंबई के बाहर वाले रास्ते से ले जा रहे थे। तीनों को बहुत अजीब लग रहा था। उन्होंने पूछा तो मिस्टर पाठक अजीब तरीके से मुस्कुराते बोले, जब गुनाह इतना बड़ा हो तो इसकी सज़ा इतनी आसान नहीं होगी। देखते जाओ कि तुम तीनों के साथ क्या क्या होता है। कुछ घंटे बाद गाड़ी एक बड़े से खंडर के सामने आकर रुकी। मिस्टर पाठक जी गाड़ी से उतरे और अपने हाथ ऊपर करके अंगड़ाई लेने लगे। कांस्टेबल ने तीनों को जीप से बाहर उतारा। तीनों ने जैसे ही सामने देखा उनकी सांसें अटक गईं। खंडर काफ़ी ज़्यादा भयानक था और उसके अंदर से बहुत सारी डरावनी आवाज़ें आ रही थीं।
इस खंडर के बारे में हमेशा से ही अखबार में काफ़ी ज़्यादा खबरें छपती थीं और तीनों ही इस खंडर के बारे में सुना था। ये खंडर काफ़ी ज़्यादा भयानक था और यहाँ मुंबई का किंग एएस अपनी गुनहगारों को भयानक सजा देता था। लेकिन उन तीनों को इस खंडर में क्यों लाया गया था, ये सोच कर तीनों की रूह काँप रही थी। उन तीनों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था उस अपराध की सज़ा जो उन तीनों ने किया था, उसकी सज़ा उन्हें मुंबई का किंग देगा। ये सोच कर तीनों का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। अंदर जाने के ही नाम से ही उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वही ये हाल उन तीनों का ही नहीं, मिस्टर पाठक और कांस्टेबल का भी था। उन लोगों के भी माथे पर पसीना झलक रहा था, लेकिन अंदर तो जाना था। जैसे ही उन सभी ने अपना कदम आगे बढ़ाया, एक शेर की दहाड़ उन सभी के कानों में पड़ी और वो लोग डर से कांप उठे। उन तीनों की हालत तो डर से बिल्कुल खराब हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीते जी उन्हें नरक के दर्शन होंगे, और दर्शन कितने भयानक होने वाले थे इसका तो उन्होंने अंदाज़ा तक नहीं लगाया था, जिसके लिए अंदाज़ा लगाकर ही तीनों की पैन गीली होते होते बची थी। सामने दरवाजे पर ही दो पहलवान आदमी खड़े थे, जिन्होंने मिस्टर पाठक को रोककर एक बड़ा सा एनवलप उनके हाथ में दिया। उस एनवलप में बड़ा अमाउंट था। मिस्टर पाठक ने वो एनवलप खोलकर देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई और वो अपनी टीम के साथ वहां से चले गए। डर से तीनों की हालत खराब हो गई थी। उन दोनों पहलवानों ने तीनों को पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए खंडर के अंदर ले जाने लगे। खंडर के अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा भयानक था। हर तरफ बस दहशत भरी चीखें थीं, तो कहीं शेर के गुर्राने की आवाज़। ये सुनकर ही सिर्फ उन तीनों का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, और आगे तो अभी उनके साथ बहुत कुछ होना बाकी था। शेखावत मैंसन। खनक की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। आज 2 दिन बाद अश्वत्थ कमरे में आया और गुस्से में खनक को घूरते हुए बोला, डोल, आज तो मुझे कन्फर्म कर दो कि तुम्हें कब तक रोना है, कब तक ऐसे बेफालतू आंसू बहाने हैं। खनक ने कोई जवाब नहीं दिया। अश्वत्थ ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्सा कर बोला, टोल, कैसी फ्रेंड हो तुम? तुम्हारे फ्रेंड के साथ इतना सब कुछ हुआ और तुम उसके गुनहगारों को सजा देने की बजाय यहाँ बैठी रो रही हो। अफसोस कर रही होगी वो लड़की कि उसने तुम्हें क्यों अपनी फ्रेंड बनाया। खनक, जो उसकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती थी, लेकिन उसका ये सवाल सुनकर वो धीरे से बोली, लेकिन मैं क्या करूं? अश्वत्थ गुस्से में उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डॉल, करने को तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो। उसके गुनहगारों को सजा दे सकती हो। पता है तुम्हें उसका गुनहगार कौन है? खनक ने धीरे से नाम में अपना सर हिला दिया। अश्वत्थ आगे गुस्से में बोला, बदला लेना चाहते थे वो तुमसे, और ये जो उसे लड़की के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस लड़की ने तुम्हें बचा लिया और खुद अपनी दोस्ती की खातिर आगे आ गई। खनक ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसकी फ्रेंड ने उसे बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया गया। हालांकि ये बात अश्वत्थ खनक को कभी नहीं बताना चाहता था, लेकिन किसी ने उसे समझाया था, और वो कोई और नहीं, उसका पक्का दोस्त अथर्व था। अथर्व अश्वत्थ को समझाते हुए बोला, लड़कियां इतनी कमज़ोर नहीं होती यार, जितना हम लड़कियों ने समझते हैं। लड़कियां तो हम लड़कों से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। बस हाँ, थोड़ी सी बेवकूफ़ ज़रूर होती हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं। किसी भी सिचुएशन से कैसे लड़ा जाता है ये लड़कियों को बहुत अच्छे से आता है। इसलिए अपनी डोल को बता कि जो किसी और के साथ हुआ है वो उसके साथ होने जा रहा है। उसे इतना बड़ा गिल्ट फील करवा, जो उसकी आंखों में अभी आंसू हैं वही नफरत की चिंगारी बनकर उन तीनों का विनाश करें। फिर देखना तेरी मासूम सी डोल कैसे काली का रूप रख कर उन तीनों का विनाश करती है। बस देर है तेरे उसे गिल्ट फील करवाने की। ये सब याद आते ही अश्वत्थ खनक को और गिल्ट फील करवाते हुए बोला, अगर उस लड़की को पता होता कि उसकी दोस्त ऐसी है तो वो कभी भी तुमसे दोस्ती नहीं करती। एक तुम्हारी दोस्त थी जिसने बिना अपने बारे में सोचे अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया, और तुमने क्या किया? सब कुछ भूलकर बस रोने बैठ गई हो। बस यही तो आता है तुमको, बस रो लो। डोल, तुम बहुत कमज़ोर हो, इतनी कमज़ोर कि
खनक के कानों में लगातार यही शब्द गूंज रहे थे। उसने गुस्से में अपने कानों को बंद कर लिया और चिल्लाते हुए बोली, नहीं, नहीं हूँ मैं कमज़ोर। रोते हुए, मैं उन लोगों को सज़ा देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ है। अश्वत्थ एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, टॉल, तुम सच में उन्हें सज़ा देना चाहती हो? ठीक है, चलो। इतना बोलकर अश्वत्थ लगभग जबरदस्ती खींचते हुए खनक को अपने साथ ले जाने लगा। कुछ घंटे बाद अश्वत्थ की गाड़ी उसी खंडर के सामने आकर रुकी। खनक डरते हुए उस खंडर को देखने लगी, लेकिन आज उसे उतना डर नहीं लगा था जितना उसकी आंखों में गुस्सा था। अश्वत्थ सामने खंडर को देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर खनक से बोला, डोल, अगर तुम अभी वापस होना चाहती हो तो पीछे हट सकती हो, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद तुम पीछे नहीं हट पाओगी। खनक गुस्से में बिना उसकी तरफ देखे बोली, नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिन्होंने मेरी दोस्त के साथ इतना सब कुछ किया है, मैं उन्हें सज़ा ज़रूर दूंगी। बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जितना वो रोई थी उससे ज़्यादा आज उसकी आंखों में गुस्सा भरा था, उन लोगों से बदला लेने का जिन्होंने उसके फ्रेंड के साथ इतना सब कुछ किया था। अश्वत्थ खनक का गुस्सा देखकर डेविल तरीके से मुस्कुराया और गाड़ी से बाहर निकल गया। खनक भी बाहर निकल गई। अश्वत्थ ने खनक का हाथ पकड़ा और उसे खंडर के सामने ले जाने लगा। खनक अंदर आई तो सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावना था। किनारे किनारे छोटी छोटी सेल बनी हुई थी, जिसके अंदर अलग अलग लोगों को रखा गया था। ये सब खनक के लिए नॉर्मल नहीं था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक सेल में गई जहाँ पर तीनों लोगों को रखा गया था। उन तीनों की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। तीनों के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा निशान थे। खनक उन तीनों को देखकर बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो कन्फ्यूजन से अपने बगल में खड़े अश्वत्थ को देखने लगी, जैसे पूछना चाह रही हो, ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं। अश्वत्थ उसकी बात समझकर बस तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट बाकी मुस्कुराहट की तरह सिंपल नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। तभी साहिल की नज़र भी बाहर खड़ी लड़की पर पड़ गई, जिसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने जल्दी से सार्थक और समीर को खनक के बारे में बताया और तीनों ही बाहर खनक को देखने लगे। खनक को देखकर तीनों के ही पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तीनों के दिमाग में इस वक्त यही क्वेश्चन चल रहा था कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। क्या किसी ने इसे रोका नहीं, या फिर उन लोगों की तरह ही इसे यहाँ बंदी बनाया गया है? अगर ऐसा है तो उन्हें मौका मिल जाएगा उससे अपना बदला लेने का। ये सोचकर ही तीनों के चेहरे पर हैवानियत भरी स्माइल आ गई। अश्वत्थ उन लोगों की स्माइल देखकर समझ गया कि वो तीनों क्या सोच रहे हैं। उसी गुस्से को इतना ज़्यादा आया कि उन तीनों को वहीं जान से मार दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बिना किसी एक्सप्रेशन के खनक से बोला, डॉल, तो अपनी दोस्त का बदला लेना चाहती थी ना? तो ये तीनों तुम्हारे सामने हैं। इन्होंने तुम्हारे फ्रेंड का रेप किया और उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया। अश्वत्थ की बातें सुनकर खनक को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि ये तीनों उससे बदला लेने के लिए इस हद तक नीचे गिर सकते हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, क्योंकि वो जानती थी ये तीनों कैसे हैं, उससे बदला लेने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। यहाँ तक कि उन तीनों की वजह से ही उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहती थी। उसके बारे में उसने पूछा था, लेकिन उसने कुछ भी बताया नहीं था। ये सब सोचकर खनक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो इन तीनों पर चिल्लाते बोली, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इतनी घटिया हरकत तुम तीनों ही कर सकते हो, लेकिन क्या मिल गया तुम तीनों को? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलते हुए उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी आ गए थे। खनक को इस तरह से सवाल करता देखकर समर गुस्से में चिल्लाते बोला, हाँ, किया हम तीनों ने। क्या कर लोगे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे फ्रेंड के साथ जो भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। हम तो तुम्हारे फ्रेंड के साथ कुछ करना ही नहीं चाहते थे। हम जो भी करना चाहते थे तुम्हारे साथ करना चाहते थे। समर की बेशर्मी से भरी बातें सुनकर अश्वत्थ का खून खोल रहा था। गुस्से में उसके हाथ, माथे और गले की नसें दिखने लगी थीं, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर उसकी मासूम सी बीवी के अंदर कितना गुस्सा है
और वो इन तीनों के साथ क्या क्या कर सकती है। साहिल, जो डर रहा था, बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा ही है कि तुम यहाँ आ गई। हम जो पहले तुम्हारे साथ नहीं कर पाए, अब वो यहाँ कर लेंगे। उन तीनों की बातें सुनकर खनक को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने गुस्से में वहीं पर पड़े डंडे को उठाया और सेल के अंदर आकर तीनों को पीटने लगी। तीनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और अब खनक उन तीनों की हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। हालांकि डंडे से कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी उन तीनों को मारकर उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसने वहीं पास खड़ी एक लड़की, जो कि नॉर्मल लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी, उससे एक चाकू मांगी। लड़की ने बिना सवाल जवाब के खनक को चाकू दे दी। खनक गुस्से में उन तीनों के शरीर पर चाकू से वार करने लगी। तीनों खुद को बचाना चाहते थे, लेकिन वो चाहकर भी बचा नहीं पा रहे थे। वहीं खनक पर पता नहीं कौन सा जुनून सवार हो गया था, जो वो उन तीनों की मौत चाहती थी। वो चाहती थी कि जो मौत उन्होंने उसकी दोस्त को दी है, वही मौत इन तीनों को मिले। लेकिन वो मौत इतनी आसान नहीं होना देना चाहती थी। जैसे इन तीनों ने अन्वी को तड़पाया था, वैसे ही इन तीनों को भी तड़पाया जाए। ठीक वैसे ही इन तीनों के साथ किया जाए, जो उन्होंने उस मासूम से दोस्त के साथ किया था। उन तीनों के शरीर से खून बहने लगा था। खनक की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही थी। तभी अस्वथ उसके पास आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। खनक के हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर गई और वो उसके सीने से लगकर फपक फपक कर रोने लगी। ये देखकर तीनों हैरान हो गए। तो उन्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि उनके सामने खड़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये जगह कोई न्यूज़ में बताई गई थी। वो तो वही थी जहां मुंबई का किंग अश्वथ सिंह शेखावत सबको सजा देता था। तो क्या उनके सामने खड़ा आदमी मुंबई का किंग था? फिर खनक इसकी कौन थी और इन दोनों का रिश्ता क्या था? तीनों के दिमाग में इस वक्त यही सवाल चल रहा था। खनक रोते हुए अश्वथ से बोली, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इन लोगों को सज़ा देना चाहती हूँ, अन्वी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ। अश्वथ ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डॉल, तुम कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि अश्वथ सिंह शेखावत की पत्नी कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। तीनों ने जैसे ये सुना तो तीनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तीनों को यकीन नहीं हुआ कि जिस लड़की के साथ वो इतना गलत कर रहे थे, इतनी घटिया हरकतें करना चाहते थे, वो कोई और नहीं, मुंबई के किंग की पत्नी थी। जब अब तीनों को ही ऐसा लग रहा था जैसे उन तीनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी और उन्हें सज़ा मिलकर रहेगी। तीनों ही रोते हुए अश्वथ के पैरों पर गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अश्वथ उन्हें माफ़ करने के बजाय खतरनाक स्माइल करते हुए बोला, गलती? अश्वथ सिंह शेखावत की पत्नी को नज़र उठाकर देखना किसी गुनाह से कम नहीं होता, और तुम लोगों ने तो उसके साथ बहुत कुछ करने की कोशिश की थी। तुम लोगों को कैसे माफ़ कर दूं? तुम लोगों को तो मैं आज़ाद करूंगा, वो भी ज़िंदगी से। अश्वथ की बातें सुनकर तीनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उन्हें लगा कि शायद मुंबई के किंग ने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन अश्वथ ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया। अगले ही पल वहाँ पर 3 लड़कियाँ आईं। ये लड़कियाँ कोई मामूली लड़कियाँ नहीं थीं, बल्कि इनके बारे में अफवाह थी। ये लड़कों पर पकड़कर उनका रेप करती थी और लड़का चाहे कितनी भी मिन्नतें कर ले, लेकिन ये उन्हें छोड़ती नहीं थी। तीनों ही लड़कियों के चेहरे पर किसी प्रकार के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं खनक हैरानी से उन तीनों लड़कियों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति आखिर करना क्या चाहते हैं। तभी अश्वथ अपनी खतरनाक आवाज़ में उन तीनों लड़कों से बोला, इज्जत सिर्फ लड़कियों की ही नहीं, लड़कों की भी होती है, और जैसे लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है, वैसे लड़कों की भी। अब तुम तीनों को पता चलेगा कि इज्जत लूटना किसे कहते हैं। जैसे तुम तीनों ने एक मासूम लड़की के साथ हैवानियत दिखाई, अब वही लड़कियां तुम्हें अपना शिकार बनाएंगी और हैवानियत की एक नई दास्तां तुम्हें दिखाएंगी। कुछ दिन पहले तुम लोगों ने एक मासूम लड़की का बलात्कार किया था, और आज वही बलात्कार
तुम तीनों का होगा। तुम तीनों किसी नामर्द की तरह एक मासूम का बलात्कार किया था, लेकिन तुम्हारी पूरी दुनिया के सामने बलात्कार होता और किसी में दम है तो तुम तीनों को मुझसे बचा कर दिखाए। असवद की आवाज़ ऐसी थी कि तीनों का ही खून सूख गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन तीनों की जान ही ना बची हो। वहीं खनक भी हैरानी से अपने पति को देख रही थी। तभी असवद अपने बॉडी गार्ड को ऑर्डर देते बोला, असवद सिंह शेखावत जो भी करता है डंके की चोट पर करता है। इन तीनों को अच्छे से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना, ताकि अगली बार लोग किसी मासूम का बलात्कार करने से पहले इस वीडियो को देखकर ये याद कर लें कि अगर मासूम का बलात्कार हो सकता है तो उन लोगों को क्यों नहीं हो सकता। इतना बोलकर असवद ने उन तीनों लड़कियों को इशारा किया और खनक से बोला, डॉल चलो। खनक वहाँ से जाने लगी। तभी उन तीनों ने उसके पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगते बोले, आई एम सॉरी। हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम एएस की पत्नी हो। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम ऐसा कभी कुछ नहीं करते। प्लीज़ हमें बचा लो। बस तुम ही हो जो हमें बचा सकती हो। खनक गुस्से में मुस्कुराते बोली, क्यों? आज क्या हुआ? आज तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो तुम लोग मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। अगर मैं यही कोई नॉर्मल लड़की होती तो तुम लोग अन्वी की तरह मुझे भी अपनी हवस का शिकार बना लेते, और आज आप खुद वही हाल तुम्हारा होने वाला है। तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। अन्वी ने भी तो तुम तीनों से माफ़ी मांगी होगी, रोई होगी तुम तीनों के सामने, अपने हाथ जोड़े होंगे, दया की भीख मांगी होगी, लेकिन तुम लोगों ने उस पर कोई दया नहीं जताई। खनक के सवाल पर उन तीनों के पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि उसकी बातें सुनकर उन तीनों के सामने अन्वी का दर्द भरा चेहरा आ गया, जब वो उन तीनों के सामने ही अपने हाथ जोड़े दया की भीख मांग रही थी। लेकिन उन तीनों को उस पर कोई दया नहीं आई थी। खनक गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, जब तुम तीनों ने उस पर कोई दया नहीं आई तो मैं तुम लोगों पर दया क्यों दिखाऊं? मैं इतनी महान नहीं हूँ जो तुम लोगों को माफ़ कर दूं, और मुझे कभी इतना महान बनना भी नहीं है। असवद की तरफ देखते हुए, प्लीज़ इन तीनों पर कोई रहम नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें इतना दर्द होना चाहिए और ऐसे दर्द की चीखें इस पूरे खंडर में गूंजनी चाहिए। आखिर इन तीनों को भी पता चले कि दर्द होता क्या है। अश्वथ ने अपना सर हिलाया और उसे लेकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पूरे खंडर में उन तीनों की दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। पहले उन तीनों को तीनों लड़कियों ने बुरी तरह से टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर कि किसी नॉर्मल इंसान की रूह कांप जाए देखकर। तीनों ही लड़कियां किसी सनकी से कम नहीं थीं, और कुछ ही घंटे बाद पूरे खंडर में उन तीनों के दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। लेकिन इस बार चीखें किसी मासूम की नहीं, बल्कि उन तीनों हैवानों की थी, जिन्होंने एक मासूम के साथ इतना गलत किया था। उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिल रही थी, और साथ में उन तीनों का वीडियो बनकर सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग उन तीनों की हालत देखकर जोर जोर से हंस रहे थे और उन तीनों की वीडियो बना रहे थे। तीनों इस तरीके से बेबस थे कि कुछ भी नहीं कर सकते थे। आज उन्हें अन्वी का दर्द, उसकी बेबसी महसूस हो रही थी, जिसका कुछ दिनों पहले उन्होंने मजाक बनाया था। और इसी के साथ उन तीनों का बलात्कार करके उन तीनों लड़कियों ने उन तीनों को जिंदा जला दिया। तीनों असवद खनक से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन दोनों को ही उन पर दया नहीं आई, और अगले ही पल तीनों बुरी तरह से आग से झुलस रहे थे। आज उन लोगों को सजा मिले 2 महीने बीत चुके थे। खनक अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन असवद अभी भी उसे कॉलेज नहीं जाने दे रहा था, बल्कि उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा था। सुबह 4 बजे उठना, ब्रेकफास्ट में सलाद खाना और जूस पीना। खनक बेचारी की हालत ऐसी खराब हो गई थी कि उसकी हालत देखकर बाकी लोगों को बुरा लगता था, लेकिन कोई भी असवद और उसके बीच में नहीं आ सकता था। सुबह का वक्त, खनक और असवद मॉर्निंग वॉक करके मेंशन में आए। असवद तो सीधा अपने रूम में चला गया, लेकिन खनक को डाइनिंग टेबल पर सजे ब्रेकफास्ट की खुशबू ने रोक लिया। उसने डाइनिंग टेबल को देखा, जहाँ सब कुछ उसकी पसंद का था। आलू पराठे,
दही अचार, जलेबी, गाजर का हलवा और उसके फेवरेट गुलाब जामुन, बहुत कुछ था। ये सब देखकर तो उसके मुंह में ही पानी आ गया। खनक ने जल्दी से ऊपर देखा और राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराकर बोली, एजी ओजी तो अभी कमरे में नहाने गए हैं। जब तक वो नहीं आते तब तक मैं चुपचाप से 2-3 आलू के पराठे खा लेती हूँ। इतना बोलकर खनक जल्दी से डाइनिंग एरिया के पास आई और अनंता जी से बोली, माँ मुझे भी जल्दी से आलू के पराठे दे दीजिए, और हाँ, अचार तो छूटना ही नहीं चाहिए और दही भी, जल्दी से। अनंता जी मुस्कुराकर उसकी प्लेट लगाने लगी, तभी पीछे से जानी पहचानी आवाज़ आई, डॉल तुम इतना ऑयली पराठे खाओगी? इस आवाज़ को सुनकर सभी लोगों की सिटी विटी गुम हो गई। खनक अपनी आंखें बंद करके मन ही मन बोली, शिवजी से शिकायत करने लगी, शिवजी जी ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर बदला लेना है तो किसी भी तरीके से ले लीजिए, लेकिन ऐसे नहीं। बोलते हुए उसकी माँ जोर जोर से रोने का कर रहा था, लेकिन वो जानती थी वो रो नहीं सकती थी। अश्वत्थ अपने कदम बढ़ाते हुए उसके पास आने लगा। खनक ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ पलटकर जबरदस्ती तरीके से मुस्कुराते बोली, एजी ओ जी आप कब आए? आप तो नहाने गए थे ना? अश्वत्थ अपनी एक आईब्रो उठाते बोला, डॉल ताकि मेरे जाने के बाद तुम ये इतना ऑयली पराठे खा सको, है ना? खनक की हालत देखकर सभी लोग मुंह दबाकर हंस रहे थे। खनक जल्दी से हंसते बोली, नहीं नहीं एजी ओ जी, मैं तो इसलिए पूछ रही थी ताकि आप नहा लो तो उसके बाद मैं भी नहा लूँ, बस इसलिए। अतुल उसकी पतली कमर पर अपने दोनों हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए बेशर्मी से बोला, टोल इतना पानी क्यों वेस्ट करना, हम दोनों एक साथ नहा लेते हैं। उसकी बेशर्म से इतनी बड़ी बातें सुनकर बेचारी खनक के तो गाल शर्म से ही लाल हो गए और उसका पूरा चेहरा शर्म से जलने लगा। लेकिन अश्वत्थ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने उसे किसी बच्चे की तरह उठाकर उसे अपने कंधे पर टांग लिया और वहाँ से जाने लगा। बेचारी खनक का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसके जाने के बाद जो लोग मुंह दबाकर हंस रहे थे उसके जाते ही जोर जोर से हंसने लगे। अंशुमन हंसते बोला, मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरे भाई इतने रोमांटिक हो सकते हैं। अपने बालों में हाथ फेरते, वैसे रोमांटिक तो मैं भी कम नहीं हूँ, बस कोई मेरी शादी करवा दे। तभी अनिरुद्ध जी उसके सर पर मारते हुए गुस्से में बोले, तुम्हारा रोमांस का भूत अभी उतार देता हूँ। अपने भाई को देखा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, होटल, रेस्टोरेंट्स और फैक्ट्री का मालिक है, और तुम क्या हो? अंशुमन मुंह बनाते हुए अनंता जी से बोला, देखो मम्मी अपने पति देव को समझा लो, हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। अनिरुद्ध हंसते हुए बोले, हाँ इज्जत कमाने वाला कुछ काम करोगे तभी तो तुम्हारी इज्जत होगी, बढ़िया बेइज्जती हो गई। अनंता जी अनिरुद्ध और अंशुमन को लड़ता देखकर मुस्कुराने लगे। अश्वत्थ का कमरा। अश्वत्थ कनक को अंदर लेकर आया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से पूछा, डॉल सच सच बताना तुमने कुछ खाया तो नहीं? कनक जल्दी से जबरदस्ती हंसते हुए बोली, आपको क्या मैं कोई चोरनी दिखाई देती हूँ? जब देखो मुझ पर इल्ज़ाम ऐसे लगाते रहते हो जैसे। बोलते हुए खनक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अश्वत्थ ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया और अपना गाल उसके चेहरे के करीब लाकर उसके गाल से रब करने लगा। खनक अपनी पूरी ताकत लगाकर एकदम से पीछे हट गई और अपने गाल पर हाथ रखकर पाउट बनाकर शिकायत लहजे में बोली, एजी ओ जी आपकी दाढ़ी मुझे चुभ रही है। अश्वत्थ इस्माइल करते बोला, तो समझ लो ये तुम्हारी पनिशमेंट है मुझसे झूठ बोलने की। खनक ने कुछ नहीं बोला, बस मुंह बना लिया। अश्वत्थ अपने होठों को उसके गाल के पास लाए उसके गाल को चूमते हुए बोला, टॉल सच में चुभ रही है? खनक ने मासूम में से अपना सर हाँ में हिला दिया। अश्वत्थ को उसकी मासूमियत पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, डॉल मैं आज ही सेव कर लूँगा, ओके? अश्वत्थ की बातें सुनकर खनक बोली, ओके, और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, एजी ओ जी थैंक यू। इतना बोलकर खनक उसके सीने से लग गई और अश्वत्थ ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया।